दुनिया के दुनिया के सामने अपने बैंक को खड़ा करना, बैंकिंग में मेरी ग्रोथ है या फिर नहीं है। ये बहुत ही अच्छा करियर है। क्वेश्चंस हैं जो कि प्रश्न हैं जो कि चलते रहते हैं उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं। मैंने जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एज़ अ करियर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छे करियर है। अगर मेहनत करने की आदमी के अंदर लगन है और उसके अंदर चाह है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। मेहनत से ही आदमी हमेशा आगे बढ़ा है। कहते हैं कि सफलता एक दिन में मिलती नहीं है, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है, अगर प्रयास आपने सही दिशा में और सही तरीके से किया हो। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सौरभ जी, जो कि यहाँ पर चीफ मैनेजर एक पद से रिटायर्ड हैं एसबीआई से। तो आज बहुत सारे एस्पायरेंट्स के दिमाग में चीजें चल रही होती हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें से एक बैंक होता है। तो बैंक के लिए क्या एक थॉट प्रोसेस होता है एक एस्पायरेंट का? बहुत सारी चीजें के इंटरव्यू पे जाएंगे, कैसे फेस करेंगे, क्या बैंकिंग में मेरी ग्रोथ है या फिर नहीं है, तमाम इन मुद्दों पे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सौरभ जी की तरफ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू। सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम यहाँ पर बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स के जो एक क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रश्न हैं, जो कि चलते रहते हैं उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका विजन क्या है। आप अगर किसी भी दिशा में अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टारगेट को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो अगर अपना समय दे रहा है, तो क्या वो सही दिशा में समय दे रहा है? तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, चूंकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ चीफ मैनेजर वर्क कर चुके हैं, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि एज अ एम्प्लॉय आपका सफर कैसा रहा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सर? शुभम जी, एक्चुअली मैं अगर केवल बैंकिंग, क्योंकि मैं बैंकिंग से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा थ्रू आउट करियर भी बैंकिंग में ही रहा है। तो बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा करियर है। माने जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और या तो सिलेक्शन उनका हो गया या जो भी अलग-अलग स्टेजेस में तैयारी कर रहे हैं। तो बैंकिंग एक ऐसा, क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखो, हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। यस सर। और हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी का बहुत फोकस है कि बैंकिंग सेक्टर हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब से आप देख रहे हो लगातार बैंक हर साल रिक्रूट, पहले नहीं नहीं ऐसा होता था। जी। मैंने जब हमने प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी की थी तो उस समय ऐसा नहीं होता था, बहुत कम वैकेंसीज निकलती थी। ओके। अभी लगातार इतनी वैकेंसीज निकल रही हैं, तो इससे अपने आप ही पता चलता है कि फोकस बैंकिंग सेक्टर पे कितना अच्छा, माने करियर वाइज भी बहुत अच्छा है। जी। तो लगातार आप देख रहे हो इधर बैंक कंसोलिडेशन चल रहा है, मैंने कुछ बैंक्स मर्ज भी हुए हैं। तो जी। पर्पस केवल ऐसा है कि मैंने के दुनिया के सामने अपने बैंक को खड़ा करना। जो बैंक जो वर्ल्ड में माने हुए बैंक्स हैं, उनकी लीग में हमारे बैंक्स होने चाहिए। ओके। तो सरकार का बेसिकली मिशन वही है। तो उस डायरेक्शन में सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और जिसमें बैंकिंग सेक्टर का इम्पोर्टेंस धीमे-धीमे बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो बैंकिंग एज़ अ करियर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छे करियर है और इसमें बहुत आगे आदमी जा सकता है। मतलब कि ओके। मैं डिटेल में जैसे होगा डिस्कशन वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जी। लेकिन क्या है कि इनिशियल स्टेजेस में जैसा प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया, तैयारी करते हैं बच्चे, क्लर्क की तैयारी करते हैं। जी। दीज़ आर ऑल एंट्री चैनल्स। तो यस। एंट्री चैनल से एक बार बच्चा बैंक में एंटर हो गया, तो फिर वो स्काई इज़ द लिमिट। ओके। वो ही कैन बी प्रमोटेड टू अ चेयरमैन, ही कैन बिकम अ चेयरमैन ऑफ द बैंक आल्सो, और भी और संस्थाओं में जा सकता है। ओके। तो एक बहुत ही अच्छा करियर है और मैं कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, ताकि ये है कि अगर वो इसमें अपना करियर बनाते हैं, तो उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन और भी आता है स्टूडेंट के तरफ से कि सर, एज़ अ क्लर्क उनको लगता है कि एक ऐसा मतलब कि एक रूट है जहाँ से वो आसानी से एंट्री कर सकते हैं। हालाँकि ये मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। और एज़ अ पीओ जो एक एस्पायरेंट आपके बैंक में तैनात होता है, इन दोनों के एस्पेक्ट से कभी-कभी बात ये भी चीज़ें आती हैं कि जो पीओ होता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो क्लरिकल ग्रेड से जो जॉइन करता है उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। क्या ये इस चीज़ पे आप क्लैरिफ़ाई करेंगे कुछ? शिवम जी, ये एक्चुअली बहुत पहले हुआ करता था, ओके। लेकिन आजकल आप देखें हमारे बैंक्स हैं, उनका पर्पस है यंग ब्लड को इन्फ्यूज़ करना। ओके। तो वो चैनल्स बना दिए बैंक ने। एक पीओ चैनल जो शुरू से चलता आ रहा था, जी। क्लरिकल चैनल, अब धीमे-धीमे अब इसको और भी यंग बच्चे दे रहे हैं। तो
अब करंट सिनेरियो में बात करूँ तो दोनों के पास ही इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। अब मैं थोड़ा-सा और बेटर एक्सप्लेन अगर करूँ तो इसके अंदर जैसे पीओज़ का तो एक अपना जैसे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वो अपॉइंटमेंट होता है उनका। हुँ, तो फिर माने कि पीरियड वाइज़ 2 साल, 4 साल बाद उनके प्रमोशंस होते चले जाते हैं। जी, अब क्लरिकल अगर लेवल की बात करूँ तो उनके पास भी 2 साल बाद बैंक अपॉर्च्युनिटी देता है, वो एग्ज़ाम्स दें, क्लियर करें और वो डायरेक्ट ऑफ़िसर बन जाते हैं। ओके, तो फिर वो क्या है उसी चैनल में उनका प्रमोशन पाथ या करियर पाथ वही चलता है जैसे एक प्रोबेशनरी ऑफ़िसर चलता है। अच्छा, और फिर जितनी मेहनत करेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे और जितना प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, तो वो धीमे-धीमे बैंक की निगाह में कोई डिफ़रेंस फिर आगे नहीं रहता कि ये प्रोबेशनरी ऑफ़िसर है या ये क्लर्क के चैनल से आया है। वो जी, उसकी परफ़ॉर्मेंस, उसकी मेहनत वो रिफ्लेक्ट करती है और वो उसको आगे बहुत आगे तक ले जाती है। क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने क्लरिकल चैनल से माने कि एडमिशन माने कि एंट्री हुई थी बैंक के अंदर हाँ, और वो जीएम लेवल, सीजीएम लेवल तक गए। और दे वर प्राउड दे यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कहने के लिए भी मैंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था जी, बट आई बैंक गेव मी दोज अपॉर्चुनिटीज कि मैं इस लेवल तक आ गया सो मैंने जो क्लर्क से लेवल से दे रहे हैं तो वो ये कभी ना सोचें कि वो प्रोबेशनरी ऑफिसर एक सीनियर वो हायर उस पर देखा जी, जाएगा जी। उनके पास अपॉर्चुनिटी मेहनत करेंगे एग्जाम क्लियर करेंगे तो वो भी उस लेवल में आ जाएंगे तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सर ये मैंने प्रश्न इसलिए किया क्योंकि हमारे ही समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब एक एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो पीओ का भी फॉर्म फिल करता है और क्लर्क का भी करता है। सर देखा गया ये है कि बहुत सारे एस्पायरेंट जिनका क्लर्क में हो गया, लेकिन उन्होंने उसे ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका ये था कि मुझे पीओ क्रैक करना है, मैं एज़ अ पीओ ही जाऊँगा कि मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी कम समय पे हो पाएगी। तो शायद ये क्लैरिटी आपने यहाँ पर दे दी कि आपको एंट्री करनी है बैंक में और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस आप कितना बेहतर वहाँ पर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आजकल देखते देखते हैं हम बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी हो गए हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन जाइब काइब एक एज अ शायद प्रमोशनल एक टूल माना जाता है। तो ये जो ज़रूरी बात आपने बताई है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली है जी कि आप एज़ अ क्लर्क अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जी क्योंकि सर बहुत सारे लोग फिर क्लर्क को छोड़कर वो पीओ क्रैक ही नहीं कर पाए और उनका जी एज का क्राइटेरिया भी खत्म हो गया। जी जी तो कई बार हमारे ऐसे गलत फैसले भी हमको लीग से बाहर कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प करेगा हमारे जितने भी एस्पायरेंट हैं सर। सर इसी से जैसे कि एक बात निकल कर आई है यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटी की। तो मैं देखता हूँ कि बहुत ट्रेंड में है जाइव-काइव। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है सर कि जाइव-काइव एक जो बंदा कर रखा होता है, जिसने शायद डिप्लोमा या फिर व्हाटएवर जो उसकी परीक्षा होती है, उसको क्वालीफाई करके रखा होता है, उसके बीच और जो नॉन जाइव-काइव होता है, उसके बीच आखिरकार क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में या ग्रोथ के टर्म्स में? शुभम जी एक्चुअली जायब एंड कैब बेसिकली आपको एक लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ओके, तो जायब और कैब को समझा जाता है देखिए फर्स्ट पहले बच्चा जाय मैंने कि सिलेक्शन के बाद बैंक में एंट्री होती है हुँ, उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद वो एग्जाम जायब का देता है ओके, तो जायब से देखिए जायब के बाद फिर क्लियर करता है तो उसके बाद कायब होता है जी, वो भी 6 महीने बाद ही होता है सब्सिक्वेंट ओके, तो सब बच्चों का फोकस यही रहता है और बैंक का भी फोकस ये रहता है कि वो फर्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में कंप्लीट कर लें ओके, इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो एक फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हर जायब या कायब के बाद एक-एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके। इंक्रीमेंट अगर बच्चों को शायद ना पता हो थोड़ा-सा बताना चाहूँगी श्योर, कि हर श्योर। हर साल की जो सैलरी बढ़ती है वो बेसिकली आपके इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में होती है। इंक्रीमेंट होता है, डीए होता है, तो वो सब कंपोनेंट्स क्या है जायब-कायब में आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जिसने जायब-कायब नहीं किया है और जिसने जिसने नहीं किया है तो उसको वो इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे ओके, और अगर जिसने कर लिया है तो उसको 2 इंक्रीमेंट्स मिल जाएँगे। अब इसका ओके। क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आप समझिए। जी, सपोज़ करिए एक इंक्रीमेंट सपोज़ करिए 1.5 से 2,000 रुपए का है, ठीक जी। है? तो अगर जायब-कायब किया तो 4,000 रुपए उसकी सैलरी बढ़ गई। हुँ, फर्स्ट ईयर में 4,000 सैलरी बढ़ गई। अब वो हुँ। थ्रू आउट सर्विस जिसने नहीं किया है उससे 4-4 हज़ार रुपए वो ज़्यादा कमाता जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब आप इसका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट अगर हुँ, जैसे हम हुँ, हुँ, आरडी हुँ, करते हुँ। हैं किसी बैंक में बिल्कुल 4-4 सही। हज़ार रुपए की हुँ, करेंगे तो हुँ, उसका हुँ। कितना कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। तो वो बहुत फ़ायदा उसे मिलता है। ये ओके, तो हो गया फाइनेंशियल जी, एस्पेक्ट। दूसरा होता है कि एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इन द सेंस कि उसको फर्दर करियर ग्रोथ जो होती है बैंक के अंदर, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके, पहले क्या था कि पहले जेआईबी, सीआईबी का वेटेज बैंक के अंदर नहीं था। अब बैंक ने क्या किया प्रमोशन पॉलिसीज़ में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है ओके। कि जैसे अगर 100 नंबर का माने कि अगर हुँ, हुँ, हुँ। प्रोसेस है तो उसमें सर्टेन कुछ रिटन के मार्क्स होंगे, हुँ, कुछ हुँ, हुँ। आपके इंटरव्यू के होंगे और जी, कुछ जायब और कायब के भी होंगे। तो दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपके करियर पाथ में आगे ग्रो करने के लिए। ओके, तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि अ पर्सन हु हैज़ क्लियर्ड जायब एंड काइब तो उसका ये होता है कि बैंक के मैनेजमेंट की निगाह में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ, ये क्वालिफाइड है टू हुँ, हैंडल क्रिटिकल पोज़ीशंस।
इन द सेंस कि जो कुछ सेंसिटिव पोजीशंस होती है बैंक के अंदर, तो उसका बेसिक क्राइटेरिया बैंक ने माना कि ही शुड बी जीआईबी एंड सीआईबी, माने कि क्लियर्ड उसका होना चाहिए। तो ये और जो क्रिटिकल पोजीशंस भी बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होती हैं, जिसमें अगर बंदा माने कि अगर जाता है तो उससे करियर ग्रोथ में बहुत फायदा मिलता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जाइब एंड काइब इज आर द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ। ओके फाइन। सो ये जाइब और काइब के लिए एप्लीकेबल एक बैंकर कब होता है सर? जाइब के आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर दे हैव जॉइंड द बैंक। सो बैंक जो बैंक फैकल्टीज हैं या बैंक का जो मेंटर्स हैं, वो गाइड भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि जाइब और काइब आप क्लियर करो। तो उनको समझाते हैं कि उसको भाई इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होगा, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, तो सारी डिटेल्स उनको बताई जाती हैं और असिस्ट भी करते हैं कि आप इस तरह की तैयारी करो। तो प्रॉपर अगर वो छुट्टी वुट्टी जैसे भी मिलती है वो सब मिलती है बैंक की तरफ से। तो वो प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है, क्योंकि बैंक, बिकॉज दीज पीपल आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द बैंक, तो उनको पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है, पूरा कॉपरेशन रहता है, ताकि उनको ग्रूम किया जाता है कि जाइब काइब को क्लियर करें और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। सर मेरा अगला एक प्रश्न ये है कि जिस समय आपने बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और आज अगर हम देख रहे हैं आज के इस एरा को, तो शायद कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा एक हेल्दी हो गया है सर। तो क्या आप मानते हैं कि उस समय के एस्पेक्ट से कंपटीशन ज़्यादा हाई एक लेवल पे था, या फिर आज कंपटीशन का रुख कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे आ गया है? देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो बच्चा मेहनती है, कंपटीशन, देखिए कंपटीशन, क्योंकि बैंक आप देखिए पीओ चैनल, जो भी चैनल्स हैं बैंक एंट्री के अंदर, दे आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट टैलेंट्स, ठीक है, बेस्ट माइंड्स, तो जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं सब। तो बैंक का बेसिक क्राइटेरिया वो होता है। तो पहले भी बहुत टफ हुआ करता था। अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो उस समय केवल 40 पैन इंडिया केवल 40 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, केवल 40। तो डिफिकल्टी लेवल उस समय भी था, डिफिकल्टी लेवल आज भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस समय ज़्यादा था या आज कम है या आज ज़्यादा है। देखिए तरीका वही, माने कि कोर्स स्ट्रक्चर वही था, कोर्स स्ट्रक्चर आज भी है, लेकिन चूंकि जब ज्यादा लोग देते हैं तो सब ज्यादा वैकेंसीज भी है। बिल्कुल। तो सिलेक्शन रेट अगर आप देखोगे तो वही है जो पहले था, वो है। तो वो ऐसा कहना कि पहले कम था या आज ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा माने नहीं रखता। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको सही गाइडेंस, जैसे आपने बोला सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो वो भटकता रहता है, 1-2 साल भटकता ही है। फिर वो खुद अपने कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से ही मैंने सीखा है, तो फिर उससे सीख करके फिर वो उसमें इंप्रूव करता है, फिर सिलेक्शन लेता है। क्योंकि सर देखा गया है कि एक लॉबी जो होती है एस्पायरेंट की, वो बिल्कुल न्यू कमर होता है सर। उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ उसका खत्म हुआ ग्रेजुएशन, उसने तुरंत नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले लिया। एक वो लॉबी होती है सर। एक लॉबी वो भी होती है जो सर 3-3 4-4 साल के एक्सपीरियंस, मतलब कि प्रयास करने के बाद सिलेक्शन ले लेती है। तो यहाँ पर चीज हुई कि अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आपको सही दिशा जिस दिन पता चल गई, ट्रैक पता चल गया, आप सिलेक्शन ले लोगे सर। तो कहने का मतलब ये है कि संभव है जी, पूरा खेल माइंड का है। हम जिस तरीके से इसको चला ले जाएंगे वहीं तक, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सर एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो कि पीओ की प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं, चूंकि प्रिपरेशन में उनका ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है, एक होता है सर प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। तो वो कहते हैं ठीक है हम मेहनत करके कर ले जाएंगे। उनको इंटरव्यू का एक जो डर है सर, ये बहुत परेशान कर रहा होता है। जैसे उनका मेंस क्वालिफाई होता है कि अब इंटरव्यू में क्या कैसा क्या माहौल रहेगा, कैसा मेरा इंटरव्यू होगा। तो मेरे पहला पॉइंट मेरा ये है कि सर एज अ पैनलिस्ट आपने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे सर, क्या थॉट रहता है आपका एक एस्पायरेंट को लेकर के, क्या देखते हैं हम उस पे? क्या सर इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है? एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं और जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, उनको लगता है कि अगर इंग्लिश हम फ्लुएंट नहीं बोलेंगे तो ये हमारे रिजेक्शन का कारण बन सकता है। सर क्या आपका सोचना है इस इंटरव्यू के लिए? शिवम जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा ये उल्टा ही होता है। अच्छा। हाँ, कि जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि बैंकर्स वो देखते हैं जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो नहीं बोल पा रहा है वो नहीं हो पाएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ उल्टा ही होता है। इन द सेंस कि बेसिकली बैंकर्स आर लुकिंग फॉर पीपल जो जिनके अंदर वो फायर है, वो माने कि सीखने की चाह है, जिसके अंदर सीखने की चाह है, मेहनत करने की क्षमता है। देखिए वो सिलेक्शन प्रोसेस से आया है तो यानी उसका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो दैट मीन्स ही इज कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है। तो वो क्या है, आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। अब बेसिकली उसका पर्सोना कैसा है,
माने मेरे हिसाब से भाई जो मैंने देखा है और समझा है, हमेशा बैंक हमेशा ये चाहता है कि जो भी उसके ऑफिसर्स आए, जो भी बच्चे नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, दे शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल। हो, स्माइलिंग फेसेस हों, हुँ। और मेहनत करने की उनके अंदर लगन टाइप की दिखाई देनी बिल्कुल, चाहिए। फायर। तो हाँ, फायर होनी चाहिए। तो जैसे बच्चा आगे इंटरव्यू में आता है तो वो ये बिल्कुल डर निकाल दे कि हुँ। अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हुँ। आप चाहे अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल हो, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश जी, बोलो जी, इंग्लिश बोलो, और अगर मिक्स भी बोलो तभी चलेगा। चलेगा। प्रॉब्लम मैंने कि बस पॉइंट इज कि आप अपने आप को एक्सप्रेस तो करो कि जो आप एक्चुअल में हो वो हुँ। पता चले उनको। मतलब रियलिटी आप कितने रियल हो, हाँ, रियल जेन्युइन है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये देखना क्योंकि चाहते हैं। हमारा पर्पज़ बिल्कुल भी ये देखना है कि वो बच्चा अंदर से है कैसा? बिल्कुल सर। अब किसी ने कुछ उसको सिखाया कि ऐसे इंग्लिश बोलनी है, ऐसे आंसर्स देने हैं, वैसे हुँ। देने हैं, तो कहीं न कहीं वो एक तरह का दूसरा वर्ज़न क्रिएट हो हाँ, जाता है। हाँ, उसका बिल्कुल, रियल बिल्कुल, वर्ज़न नहीं बिल्कुल, निकलता बिल्कुल है। सर। तो कहीं न कहीं वो माने कि जो तरीका है वो उसको हेल्प नहीं करता। ओके, तो वो अगर नॉर्मल रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसका बेस्ट निकाल पाएँ, क्या उसको बात समझ पाएँ। इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, इट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मल इंटरैक्शन। है। बिल्कुल हम सर। समझना चाहते हैं कि वो बच्चा है क्या, मतलब कि क्या करना चाहता है। हुँ। तो बस वो छोटा-सा एक इंटरैक्शन होता है भई, हुँ। जैसे नॉर्मल हम लोग बातें करते हैं वैसी नॉर्मल बातें होती, तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो डर है वो तो हुँ। बिल्कुल ही निकाल दे बंदा। हुँ। बच्चा तो आराम से तैयारी करे, बेसिक जो इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई प्रॉपर्ली ड्रेस हो, सब कुछ जैसे यस सर। नॉर्मल एक तरीका होता है, प्रेजेंटेबल हो, तो बस वो चीज़, और अपना बेखौफ अपनी बात को कहे, रखे, हुँ। तो बस वही चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। मतलब आप जो भी हो, आप रियल बनकर आना बिल्कुल। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना थोड़ा-सा तो भाई बनावटी दिखने का, हाँ, तो हाँ, पकड़ लिए जाओगे। बिल्कुल, बनावटी नहीं बनना, आप बनावटी नहीं जैसे बनना हो है। वो बहुत अच्छे हो, और बिल्कुल, माने कि वो सब लोग एप्रिशिएट करते हैं उसको। बिल्कुल तो सर। आपके अंदर कोई भी इस तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हुँ। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ। हुँ। तो वो आप बिल्कुल आप, क्योंकि जो कुछ भी आपके अंदर कमी है वो जब आप बैंक में आओगे, जब हुँ। आप होगे, तो वो अपने आप सब पूरी हो जाएँगी। वो हाँ। सब तो उस हिसाब से आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ओके सर, एक प्रश्न और भी है जी। कि जैसे कि एक एस्पायरेंट होता है इंटरव्यू देने जाने के लिए जब वो ड्रेसिंग की बात कर रहा होता है कि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं कि सर इंटरव्यू है और क्या ड्रेस हम वियर करें, कैरी करें मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट से। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन है सर? शिवांगी देखिए, मैं अगर थोड़ा-सा बैंक के इंटरनल बात करूँ या बैंकर्स जिस हिसाब से इसको परसीव करते हैं, जस्ट जैसे एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में बंदा अपने आप को प्रेज़ेंट करता है, तो उसका एक बैंक ने ड्रेस कोड बना रखा है। ओके, हाँ, वो डॉक्यूमेंटेड है कि ओके। मैंने कि हाँ, हुँ, कि हुँ। मेल को कैसा हुँ, ड्रेसअप हुँ, होना हुँ, हुँ, चाहिए, हुँ। फीमेल को कैसा ड्रेसअप होना चाहिए। तो वो तो ख़ैर मतलब कि व्हेन ही बिकम्स एन एम्प्लॉयी, यस सर। अब अगर मैं, क्योंकि माइंडसेट वही होता है, हुँ, तो हुँ। बेसिकली क्या है कि वो नॉर्मल फॉर्मल्स में जाए। अगर शर्ट की बात करूँ तो लाइट कलर्ड शर्ट हो, ओके। बिल्कुल जैसे नॉर्मल ऑफिस में वियरिंग शर्ट होती जी, है, जी। व्हाइट शर्ट अगर नॉर्मल में लाइट कलर शर्ट हुँ, हो, हुँ, हुँ। फुल स्लीव्स हो, ओके। ठीक है। नॉर्मल फॉर्मल माने शूज़ आपके बिल्कुल जैसे ब्लैक शूज़ हो गए, हुँ, ब्राउन शूज़ हो गए, हुँ। पैंट आपकी डार्क कलर कोई भी ओके। पैंट चलेगी। तो फैंसी नहीं, बिल्कुल हुँ, नॉर्मल हुँ, तरह का हुँ। अटायर, जैसे एक मतलब ऑफिस गोइंग बंदे का होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस तरह का हो। वो मेल्स के लिए हो गया, फीमेल्स के लिए नॉर्मल, देखिए फीमेल्स के लिए नॉर्मल सलवार कुर्ता जी, स्टार्टिंग में, भई जैसे जी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हुँ। तो बिकॉज़ वो एक अपील देता है कि यू आर सीरियस अबाउट द प्रोसेस, यस सर। ठीक है? तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो हुँ। दैट गिव्स एन फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो ओके। बेसिकली इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली ले रहा है, ही इज़ नॉट हुँ, कैजुअल। हुँ, हुँ। तो 20-30% उसकी जो उसकी इमेज है, जैसे ही वो इंटरव्यू पैनल में रूम में घुसता है, जी, तो जी। उससे क्रिएट हो जाती है ओके। कि ही इज़ कैजुअल, ही इज़ सीरियस। तो वो चीज़ थोड़ा-सा बच्चा जो भी है जा रहा है इंटरव्यू के लिए, वो थोड़ा ध्यान रखे। हुँ। बस बाकी तो चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कैसे बिल्कुल, वो। बिल्कुल सर। एक्चुअली ये चीज़ें आई कहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हम फैकल्टीज़ हैं तो बच्चे हमसे पहले कनेक्ट होते हैं। जी, जी, जी। सो जब जैसे यहाँ पर भी हम लोग ऑफ़लाइन मॉक इंटरव्यूज़ वग़ैरह होते हैं, तो मिलते हैं आकर के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रश्न कर देते हैं कि सर क्या मैं कोट नहीं पहनूँगा तो क्या इसका कुछ प्रभाव नेगेटिव जाएगा? तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ नहीं, सिम्प्लिसिटी आप दिखाओ, फ़ंकी होके मत जाओ क्योंकि वो आपको एज़ अ एम्प्लॉयी देख रहे हैं, सीरियस एम्प्लॉयी देख रहे हैं। तो जो उनकी डिमांड है उसको फुलफ़िल करिए। जी, नॉर्मल पैंट शर्ट अगर कोट है तो डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जी। आप मैंने देखा अभी लास्ट यहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू हो रहे थे, यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए थे। कुछ ने यहाँ पर वो जो सर वो आजकल कढ़ाई वाले वो कोट वोट रहते हैं, तो वो नहीं, पहन नहीं। के हाँ, तो हाँ। मैंने उसको रोक के मैंने कोट जी, जी। उतारा। मैंने कहा जी, प्लीज़ जी। इसको मत पहन के जाओ, ये तो जी। मैं ही रिजेक्ट कर दूँगा। जी, 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 जी। सो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हैं सर। जी।
बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं, क्या ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई और एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से जो-जो चीज़ें हो सकती थी सर एक चीज़ और भी है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में आपसे ये भी करूँगा कि फाइनेंशियल और सोसाइटी का जो एक एस्पेक्ट होता है, आपको एज़ अ क्लर्क मतलब बच्चा फ़ील करता है सर ये कि एज़ अ क्लर्क हम जा रहे हैं, तो हमारा जो रेपुटेशन है वो वैसा नहीं होता जैसे एक पीओ का होता है। तो ये इस चीज़ में मुझे लगता है कि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपका क्या इस पे है एस्पेक्ट? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, देखिए बैंक के 2 एंट्री चैनल्स हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पेपर का ज़्यादा है, जी, जी। एक पेपर का हुँ, थोड़ा-सा कम होता है। इनिशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली एक हुँ, स्टार्टिंग हुँ, पॉइंट पे हुँ, एक डिफरेंशिएशन रहता है। हुँ। लेकिन अब मैं थोड़ा-सा आपको मैंने इस पे बताना चाहूँगा कि जब वो बच्चा एक बार एम्प्लॉयी बन गया बैंक हुँ, का, हुँ, हुँ। आगे क्या होता है? देखिए, आगे चैनल किस तरह से वो आगे बढ़ता है। देखिए, अगर मैं पीओ की बात करूँ तो पीओ एंट्री लेवल हो गया, फिर उसके बाद उसका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी। हुँ, ट्रेनिंग की पीरियड के बाद उसके बाद एक कन्फर्मेशन एग्ज़ाम होता है। ओके। कन्फर्मेशन एग्ज़ाम में अगर वो क्वालीफाई कर जाता है और वो एक सर्टेन परसेंटेज जैसे हुँ, हुँ, हुँ। 65% है, किस बैंक में किसी हुँ, 70% है, हुँ। वो क्वालीफाई करता है तो ही इज़ डायरेक्टली प्रमोटेड टू स्केल 2 दैट इज़ डिप्टी मैनेजर। ओके। फिर उसके बाद 3 साल बाद वो मैनेजर बनता है, फिर वो 4-4 साल पे नेक्स्ट प्रमोशन नेक्स्ट हायर लेवल पे जाता है। हुँ, हुँ। अब मैं क्लेरिकल की अगर बात करूँ, जो करियर पाथ की, तो उसका भी लगभग बैंक ने अब सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। ओके। तो अब क्या है, जैसे कोई भी अगर क्लेरिकल में अगर हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसके पास कभी-कभार ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ जाती है, हुँ। क्योंकि काफ़ी यंग एज में एंटर हो जाता है वो। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली ठीक है ना? पॉइंट। अब वो क्या है कि यंग एज में एंटर होने का बेनिफिट क्या हुँ, मिलता है हुँ। कि 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है एग्ज़ाम हुँ, देने हुँ, की, हुँ, हुँ। जस्ट लाइक एज़ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोफेशनल फ़ील्ड, बिल्कुल। तो वो एग्ज़ाम अगर वो क्लियर कर लेता है, तो ही इज़ आल्सो प्रमोटेड टू डायरेक्टली टू ग्रेड 2, यानी कि स्केल 2 स्केल 2। में, हाँ, हुँ, हुँ। डिप्टी मैनेजर, ओके, सिमिलर टू प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके, उसको अलग नाम दे रखा है बैंक ने, ट्रेनी ऑफिसर कहते हैं उसको, ओके। तो ट्रेनी ऑफिसर बन जाता है। फिर उसका सिमिलर करियर पाथ है एज़ पीओ। एसपीओ। और अगर उसने वहाँ बहुत मेहनत की है और अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया, उसका ओवरऑल सब कुछ बढ़िया हुँ, चल हुँ। रहा है, तो मैंने तो कई इंस्टेंसेस देखे हैं जिसमें क्लरिकल लेवल से अपॉइंटमेंट हुआ और पीओ से कहीं आगे निकल गया करियर में। ओके। तो अब वो बात नहीं है कि आदमी अगर क्लरिकल चैनल से जाएगा, ठीक है, बच्चों को हुँ, नहीं हुँ, पता हुँ, होता, हुँ, नहीं हुँ। आइडिया होता, जी, लेकिन जी। जब आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और क्योंकि बैंक इस तरह से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देता कि भई क्लरिकल चैनल से आया था या ये हुँ, प्रोबेशनरी हुँ, हुँ। ऑफिस चैनल से आया था, वो फिर आगे उसकी खुद की मेहनत, ओके, तो वो उसको आगे ले जाती है। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेगा कि मैं तो आगे हुँ, बढ़ ही हुँ, हुँ, जाऊँगा, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। जो अगर क्लरिकल चैनल से कोई एंट्री हुई और वो ऑफिसर बन गया और उसके बाद वो मेहनत करता है, तो वो बहुत आगे जाएगा। माने वो चेयरमैन भी बन सकता है बैंक का, ओके, ओके। तो अपॉर्च्युनिटीज़ आर इमेंस। नहीं, ये बहुत अच्छी इसलिए मैं इस बात पे बार-बार प्रकाश डाल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो अगर एज़ अ क्लरिकल सेलेक्टर हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप ये कह कर के मत छोड़ दीजिए कि नहीं यार कि इसमें ग्रोथ उतनी नहीं है, जितनी पीओ नहीं है। क्योंकि हमारे साथ सौरभ जी बैठे हुए हैं और ये चीफ मैनेजर हैं, रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना? तो आगे जब हम प्रमोट होकर के एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो क्या बैंक के अलावा भी क्योंकि मैंने मेरी बहुत सारे बैंकर से बात होती है, तो मैं देखता हूँ एज़ अ सीबीआई जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी वो लोग रिक्रूट हो जाते हैं। सो एज़ अ डिप्यूटेशन आई डोंट नो क्या है? एक बार प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बैंकिंग चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं बताऊँ कि ये बेसिकली कोर है। ओके, आप देखिए, चाहे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें सब में एक बैंकिंग डिवीज़न होता है। ओके। तो जो कि जैसे आपने सीबीआई की बात की, तो हुँ, सीबीआई में एक मानने की एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बैंकिंग रिलेटेड केसेस देखते हैं। ओके। तो उसमें उनको बैंकिंग एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो वो इन्हीं सब बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से या बैंकिंग से ही जो सीनियर लोग होते हैं, हुँ, वही हुँ। डेपुटेशन पे जाते हैं। तो ओके, जो इसका जो आपका करियर ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर में, अब आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचते हैं। एग्ज़ैक्टली। माने कि आपका बैंक के चेयरमैन तक पहुँचते हैं, बिकॉज़ चेयरमैन इज़ ऑल्सो हुँ, हुँ। मैंने कि उसी ग्रोथ से जाता है, उसी चैनल से जाता है। चाहे क्लरिकल एंट्री हुई, चाहे हुँ, हुँ, प्रोबेशनरी हुँ। ऑफिसर एंट्री हो, तो चेयरमैन भी बनता है। हुँ, फिर उसके बाद क्या है, अब ये डेपुटेशन पे भी उसको अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। 3 ओके, साल बाद डेपुटेशन होता है, 3 साल बाद वापस अपने चैनल को जॉइन कर सकता है। तो वो क्या है कि वो बेसिकली आप देखोगे, इसके बाद क्या होता है कि वो इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी खुल जाती हैं उसके लिए। ओके। वो मतलब कि मैंने आपसे कहा ना, स्काई इज़ द लिमिट। स्काई तो इज़ द बहुत लिमिट। ही अच्छा करियर है, बस बच्चों के लिए तो उसमें वो
मेहनत करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस एक लास्ट अपने बच्चों को मोटिवेट क्या करना चाहेंगे, हमारे बच्चों को, कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर मेहनत करने की आदमी के अंदर लगन है और उसके अंदर चाह है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत से ही आदमी हमेशा आगे बढ़ा है। मैंने भी जब तैयारी की थी, तो मैंने भी हमेशा ये गोल रखा था कि भई मुझे क्रैक करना ही करना है। तो आपका कॉम्पिटिशन आपसे होना चाहिए, आपके आस-पास वाले लोगों से नहीं कि भई इतने लोग पेपर दे रहे हैं, कि मुझे इतना स्कोर करना है, तो मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। उस पे काम कीजिए और उसके बाद तो आप अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी आपका बहुत भविष्य बहुत उज्ज्वल है। शुक्रिया सर, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हुए मुझे बस यही लग रहा है सर कि आप जितने भी एस्पायरेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए पॉडकास्ट बहुत खास होगा, क्योंकि मैंने अब काफ़ी कोशिश करी है यहाँ पर कि वो तह तक जाने के लिए जहाँ आप लोग डिमांड रखते हैं हम लोगों से, कई बार कई क्वेश्चंस करते हैं, हमारे पास भी उसका जवाब नहीं होता है सर। जी। लेकिन आज मुझे लगता है सौरभ जी ने उन सारे सवालातों का जवाब यहाँ पर दिया है। तो तहे दिल से शुक्रिया सौरभ जी, आज हमें ज्वाइन करने के थैंक यू लिए। शुभम जी। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स को पाथ प्रोवाइड कराते रहिए और जी। ऐसे ही हमारे इस मंच पे आते रहिए और मोटिवेट करते रहिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।